अब आते हैं भारत का केंद्रीय बजट। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अब भारत का केंद्रीय बजट पढ़ना है, यूपी का केंद्रीय बजट पढ़ना है हम लोगों को। दो हजार 25-26 का है। ठीक, तो कुछ पहले इतिहास इसका जानिए। भारत में पहला बजट जो है 1860 में आया था, विल्सन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, भारत का स्वतंत्र भारत का षणमुखम शेट्टी ने किया था। ठीक, बजट कई प्रकार के होते हैं, वो सब इकोनॉमिक्स का मामला, जेंडर बजट, घाटे का बजट, ये सब कई प्रकार के होते हैं, उससे नहीं। अब आते हैं भारत का बजट। तो भारत का ये जो है इस सरकार का 11वां और उनका निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया? निर्मला सीतारमण ने। अगर बजट को देखोगे तो ये संविधान के अनुच्छेद 112 में है, लेकिन वहां बजट शब्द नहीं लिखा है। तो लिखा क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है। बजट का नाम क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112। ठीक, ये थोड़ा सा इतिहास था। अब आते हैं आज की डेट पे। तो तेलुगु के एक कवि हैं और नाटककार हैं, गुरजादा अप्पा राव। उन्हीं का एक लाइन है, उसी को कहते हुए बजट को शुरुआत की गई। बजट की कहा, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है, बल्कि देश उसके लोगों से। गुरजादा अप्पा राव ने क्या कहा था? कोई देश उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उसके लोगों से। ठीक, इसी लाइन से शुरू किया गया। अब बजट का लक्ष्य क्या है? सबका विकास। बजट का क्या लक्ष्य रखा गया? सबका विकास रखा गया। ठीक, अब इसमें 6 सिद्धांत दिए गए। लक्ष्य के तहत सबका विकास है, तो विकास के तहत 6 सिद्धांत हैं। ठीक है, 6 सिद्धांत क्या करना चाहिए, लक्ष्य में क्या होना चाहिए हमारे। तो विकसित भारत के 6 लक्ष्य। ठीक, कौन कौन से हैं? 6। ये सब पूछे जाएंगे, इसी में से कौन सा नहीं है, कौन सा है, ऐसे काट पीट के वो पूछते रहेंगे घुमा के। पहला है, गरीबी से मुक्ति होना चाहिए। विकसित भारत तभी बढ़ेगा जब भारत में गरीबी नहीं होगी, पहला। दूसरा लक्ष्य है कि 100% स्कूली शिक्षा। ठीक, दूसरा क्या लक्ष्य है? 100% स्कूली शिक्षा। कैसी? अच्छे स्तर की। ठीक, दूसरा लक्ष्य हो गया। तीसरा ये है बेहतरीन सस्ती सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा। ठीक, चौथा है 100% कुशल कामगार के साथ, मतलब सबका कौशल विकास होना चाहिए। ठीक है, सार्थक रोजगार। पांचवा है आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं। और छठा है देश को फूड बास्केट
ऑफ द वर्ड बनाना, मतलब ये 6 लक्ष्य रखे गए। या इसको ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सम्मान बनाने। यहाँ से बजट से तो प्रश्न आना निश्चित है, इसके बिना तो बीतेगा नहीं। यूपी बजट से और केंद्र के बजट दोनों से आना है प्रश्न। इसको देखिए 6 को, कोई विकसित कब होगा, कैसे हो सकता है, तो 6 पॉइंट हो जाएगा तो वो विकसित हो जाएगा। कैसे? गरीब नहीं होना चाहिए, भारत में कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए। और जब गरीब नहीं होगा तो क्या करेगा, वो पढ़ेगा, तभी तो गरीब नहीं होगा। जब गरीब नहीं होगा तो पढ़ेगा, तो 100% शिक्षित हो गया। और जब पढ़ेगा तो अच्छा भोजन करेगा, शरीर स्वस्थ रखेगा, है ना। तो पहला क्या हो गया, गरीबी नहीं होनी चाहिए। दूसरा शिक्षित होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। तीसरा अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छा भोजन करोगे तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, मतलब बीमारियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर है तो बेहतरीन, बेहतरीन मतलब अच्छी, सस्ती होनी चाहिए। और सर्वसुलभ मतलब हर व्यक्ति को उपलब्ध हो, ऐसी स्वास्थ्य सेवा चाहिए। ठीक है। और जब स्वास्थ्य रहोगे तो काम करोगे, काम करोगे तो स्किल का यूज करोगे। पढ़े लिखे हो ना, यहाँ देखिए ज्ञान हो चुका है, पढ़े लिखे हो तो स्किल का यूज करोगे तो बढ़िया काम करोगे, काम करोगे तो रोजगार मिलेगा। ठीक है, रोजगार मिल गया। उसके बाद क्या हुआ कि आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो गए, तो वहां पे ये बताया गया कि महिलाएं 70% शामिल करिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। और अंतिम में है 7वां लक्ष्य ये है कि भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, मतलब खाद्यान्न की टोकरी, विश्व की खाद्यान्न की टोकरी बनाने वाले किसानों पे ध्यान देना है। ये इतनी चीजें हैं, तो 7वां लक्ष्य आसानी से याद हो जाएंगे। अरे गरीबी, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला और किसान, 2 पॉइंट आसानी से याद हो गए ना। तो ये 6 है। अब बजट है, अब इसमें और आगे चलते हैं। अब किस पे ध्यान रखा गया है, विकास के लिए ध्यान रखा गया किस पे, प्रस्तावित विकास के लिए, प्रस्तावित विकास अगर करना है के उपाय के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, या ध्यान रखने, किसका ध्यान रखा गया है, ध्यान रखा गया। आपको क्या लगता है विकास कौन कर सकता है? तो कौन करेगा? गरीब नहीं होना चाहिए, पहला कौन होना चाहिए, गरीब। दूसरा, एक तो गरीब नहीं होगा तो वो काम करेगा। दूसरा, बुढ़े करेंगे कि जवान? जवान आदमी काम करेगा भाई, युवा ही आगे बढ़ा सकता है ना, तो वो कमाएगा। तीसरा, किसान, चाहे जितना कमा लीजिए खाने को है ही नहीं, तो अंतिम में किसान की जरूरत है। किसान ज्यादा अन्न उत्पादन करेगा तो ज्यादा बेहतर जीवन होगा। ठीक, तो गरीब काम करे, युवा काम करे, किसान काम करे, इनको काम मिलना शुरू हो जाए। और अंतिम में है नारी। ठीक, इन 4 लोगों पे फोकस किया गया है। अगर इनको हम ठीक कर दें, इनका उपयोग कर लें, तो हमारा देश विकसित हो जाएगा। ठीक है, इन 4 के साथ साथ 10 व्यापक क्षेत्र हैं। कितने? 10 को ध्यान रखिएगा, 10 नहीं बताएंगे, उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 लोगों को लक्ष्य में रखा गया, गरीब, युवा, नारी और किसान। ठीक, और 10 व्यापक लक्ष्य रखे गए हैं। 6 क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन का उद्देश्य है। वो 6 क्षेत्र कौन से हैं? कृषि, एमएसएमई, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, इसको बोलते हैं एमएसएमई को। ठीक है, अभी आगे मिलता है फिर से तो वही बात करेंगे। गड़बड़ हो रहा है, उद्देश्य में नहीं है, लक्ष्य में है, इसको उद्देश्य में दूसरा है।
उद्देश्य में है कराधान। ठीक है, किसमें सुधार की जरूरत है, परिवर्तन का उद्देश्य किसमें है, कराधान है, ऊर्जा क्षेत्र है। मतलब ऊर्जा का मतलब होगा विद्युत, बिजली समझ लीजिए। क्यों, जरूरत क्या है कि हम लोग अभी कोयले वोले से कर रहे हैं तो प्रदूषण हो रहा है, तो हम ज्यादातर किसे नवीकरणीय, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, इन पे हम ध्यान दें। इसके लिए इस पे ध्यान देने की जरूरत है। फिर क्या, शहरी विकास पे ध्यान देना है। फिर खनन पे, 1 2 3 4 हो गए ना। और वित्तीय सुधार और विनियामक सुधार, ये 6 क्षेत्र हैं जिनपे ये व्यापक परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया। टैक्स जो लिया जाता है उसमें सुधार करेंगे, सरल करेंगे और आसानी, ताकि लोग आसानी से जमा करने लगे। ऊर्जा क्षेत्र मतलब ऊर्जा उत्पादन में हमको वृद्धि करना है, और ऐसे कि हमारे प्रकृति को या संसाधनों को नुकसान ना हो। शहरी विकास पे ध्यान देना है। जो शहर हमारे बने हुए हैं वो अनियंत्रित और प्लान्ड नहीं है। देखिए, बाढ़, भूकंप, जाम, ये सारी समस्याएं यहाँ पे रहती हैं प्रदूषण, इससे निपटने के लिए। खनन क्षेत्र में हमारे पास उत्तम उद्यम प्रौद्योगिकी अच्छी नहीं है, उसको प्रौद्योगिकी के तहत अच्छी तरीके से दोहन किया जाए। वित्तीय मतलब जो हमारे वित्तीय संस्थान है, आरबीआई उरबीआई, इनमें सुधार किया जाए, लोगों को आसानी से इनकी सेवाएं प्राप्त हो सके। और विनियामक नियमों में भी सुधार किया जाए और लोगों को आसानी हो। ठीक, ये 6 पॉइंट्स हैं। अब इन्हीं में से पूछा जाएगा। अब विकसित भारत के 4 इंजन बताए गए हैं। ठीक, अब जो प्रश्न आएगा हमको लगता है यही आना चाहिए, इतना जो पढ़े उसमें से यही इंजन वाला आना चाहिए, जो हमारा अनुमान है, और गलत होता नहीं। तो 4 चीजें कौन सी हैं? पहला है कृषि, दूसरा है एमएसएमई, कृषि मतलब किसान पे ध्यान दीजिए, एमएसएमई। तीसरा है निवेश, और चौथा है निर्यात। 4 इंजन भारतीय विकास के बताए गए हैं। ठीक, और इन्हीं को आधार बनाकर बजट पेश किया गया है। ठीक, अब यहाँ पे जो सुधार हुआ है, जो सुधार करना है, सरकार ने सुधार को इंजन माना है। ठीक, समावेशिता को प्रेरणा माना है। ठीक, और विकसित भारत को ठीक, मतलब जो कमियां हैं, समस्याएं हैं, उनमें सुधार कर दीजिए, उसी को इंजन कहा गया है। समावेशिता मतलब सबका विकास हो, उसको ये प्रेरणा होनी चाहिए कि हम सबका विकास करें सर, ये जो इनका लक्ष्य है। देखिए, समावेशिता को प्रेरणा के रूप में लिए है, और विकसित भारत इनका लक्ष्य है कि हमको भारत को विकसित करना ही है। ठीक, ये इतना है। अब पहले इंजन पे हम लोग बात करेंगे। एमएसएमई, निर्यात और निवेश, 4 इंजन पढ़े थे। पहले इंजन पे हम लोगों को बात करनी है। पहला इंजन था हमारा कृषि। क्या था? तो सरकार ने कृषि में क्या क्या घोषणा की है, क्या करना चाहती, इन बातों पे चर्चा करनी है। तो सरकार ने ये बताया है कि जो बजट है 25 का, इसमें एक प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना शुरू की जाएगी। कौन सी? पीएम कृषि धन धान्य योजना, ये शुरू की जाएगी। ये है क्या? इसके अंतर्गत भैया 100 जिले शामिल किए गए हैं।
कितने जिले? 100 जिले। 100 जिले शामिल किए गए हैं। उनकी खासियत क्या है? ऐसे जिले जिनकी उत्पादकता कम है। उत्पादकता मतलब जैसे कम क्षेत्रफल में कम उत्पादन हो, और इसको उत्पादकता कहें, ज्यादा में कम क्षेत्रफल में ज्यादा उत्पादन हो तो उत्पादकता कह जाती है कि 1 बीघे में या औसत 1 इकाई में कितना उत्पादन हो रहा है। तो भारत की औसत उत्पादकता कम है। वे जिले चुने गए हैं जिनकी औसत उत्पादकता कम है। या क्यों कम है? तो हो सकता है वहां खेत हो लेकिन लोग खेती ना करते हो, पड़ती रहता हो, या एक फसल उगाते हो दूसरी बार खाली रहता हो खेत ना। तो क्यों फसल उत्पादकता कम क्यों है, उसको कैसे सुधारा जाए, उसी के लिए 100 जिले चयन किए गए हैं। ठीक है। पहला कहा है कि जिस जहां की उत्पादकता कम है, वो क्यों उत्पादकता कम है? तो या तो जमीन पे खेती ना होती हो, कुछ पे होती हो कुछ पे ना होती, या होती है तो एक वर्ष में एक फसल होती है, दूसरी नहीं की जाती है। ठीक, इसलिए ये 100 जिले। और तीसरा खासियत इसकी है, ये 100 जिले कौन से हैं जहां पे जो किसान हैं उनको ऋण आसानी से उपलब्ध नहीं है। उनको खेती करने के लिए जो आवश्यकता होती है ऋण की, वो आसानी से उपलब्ध नहीं है। ऐसे 3 क्राइटेरिया जो पूरे करते हैं उन 100 जिलों के लिए इसको लागू किया गया है। ये 100 जिले कौन से होंगे? जिनकी कम उत्पादकता होगी। और क्या खासियत होगी? कम फसल की बुआई होती होगी या फसल के एक बार प्रयोग होता होगा। ठीक है। कम फसल बुआई, इसको ऐसे समझिए जैसे 10 बीघे जमीन है तो कोई 8 बीघे खेती करे, 2 पे नहीं किया। अब 8 बीघे में अनाज कितना हुआ? 80 कुंटल हुआ। लेकिन 2 बीघे में नहीं किए तो खेत तो 10 का यूज होगा, तो औसत कितना आया? 8 कुंटल आया, और आपने पैदा कितना किया? 10 कुंटल। ये उत्पादकता कम हो गई। ठीक है। और उधर 2 बीघे कम बोए हैं तो बुआई कम हो गई। या 10 बीघे पूरा बोए अब की साल धान के सीजन में गेहूं में पड़ती रहने दे दिए, तब भी तो औसत कम हो गया ये। और तीसरा है कि फसल बोने के लिए आपको खाद बीज इन सब के लिए पैसे नहीं है, या ट्रैक्टर लेने के लिए पैसे नहीं है, तो वो ऋण ऋण जो उपलब्ध नहीं है वो चीज है। तो कम ऋण मानदंड, ये 3 आधार हैं जिसके तहत औसत से कम जिसको ऋण मिल रहा है वो, ये 3 आधार हैं। ठीक है। इस योजना से सरकार का कहना है कि 1.7 करोड़ किसानों को लाभ हो सकता है। ठीक, ये अब की बार चलाया गया। उसके बाद है एक और कार्यक्रम चलाया गया, दलहनी आत्मनिर्भरता मिशन। ये क्या है? इसमें देखिए, दलहनी मतलब जिन दाल वाली फसलें जितनी होती हैं, तो तूर जानते हो किसको कहते हैं? तूर अरहर को कहते हैं, उड़द और मूंग मसूर। इसमें 3 फसलें का शामिल है, तूर, उड़द और मसूर। तूर अरहर को कहते हैं भैया। ठीक, तो इन 3 फसलों को ये इस मिशन के तहत शामिल किया गया है। ये 6 वर्षीय मिशन है। ठीक है, 6 वर्ष का ये मिशन लागू किया गया है। ठीक है। एक काम और किया गया है, कपास उत्पादन जानते हैं? कपास है, तो 5 वर्षीय कपास उत्पादन मिशन शुरू किया जाएगा। कपास 2 प्रकार के होते हैं। कपास की खासियत सुनिएगा, एक के रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर से कम होती है, दूसरे की 5 से ज्यादा होती है। जिसकी 5 से ज्यादा होती है वो सबसे अच्छा कपास माना जाता है। ठीक, तो इस मिशन के तहत लंबे रेशे वाले कपास शामिल किए गए हैं। ये काली मिट्टी में उगते हैं। ठीक है। तो इनकी खासियत है, कौन से कपास उगेंगे? लंबे रेशे वाले। और मत्स्य उत्पादन में और जलीय कृषि,
इसमें भारत विश्व में दूसरा है, भारत विश्व में सेकंड नंबर के। मत्स्य मतलब मछली पालन, और जलीय कृषि में विभिन्न सारे शैवाल, कवक और झींगा, ये सारी चीजें उत्पादन किया जाता है, तो उसको कहते हैं जलीय कृषि। ठीक है। एक पॉइंट और किया गया है कृषि क्षेत्र में, जो केसीसी जानते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, केसीसी जानते हैं कब से शुरू हुई? 1998 से। कितना पैसा मिलता है किसान को? केसीसी के तहत किसी किसान को ये कैसा ऋण है? अल्पकालिक की दीर्घकालिक? अल्पकालिक ऋण है। ठीक है, कैसा है? अल्पकालिक है। ये जो 3 लाख था, इसको बढ़ा के सरकार ने कितना कर दिया? 5 लाख। ठीक, अल्पकालिक ऋण वे ऋण होते हैं जिनको 1 वर्ष से कम समय में जमा करना होता है। तो केसीसी की खासियत है, अगर इनको 1 साल में टर्नओवर कर रहे हो तो आपको ब्याज नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेन देन करते रहे। ये परिवर्तन किया गया है केसीसी में। केसीसी में पहले किसान को 3 लाख अधिकतम मिलते थे, अब कितना मिलेंगे? 5 लाख मिलेंगे। यूरिया की कमी रहती है भारत में, तो यूरिया आपूर्ति हेतु नाम रूप जानते हैं कहाँ है? असम में है। यूरिया संयंत्र बनाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। ठीक, ये इतनी बातें हो गई। पूरा मामला समझ में आया? कृषि धन धान योजना क्या है और दलहनी आत्मनिर्भरता योजना क्या है? क्योंकि दलहनों के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो दलहन योजना चलाई जा रही है। सरकार इस पे एमएसपी के द्वारा या कुछ रियायतें देकर इसके उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। कपास के उत्पादन को भी बढ़ाना चाहती है, क्योंकि कपास निर्यात में वृद्धि हो रही है लगातार। मत्स्य और कृषि उत्पादन, इसमें भारत दूसरे नंबर पे है। इस पे प्रयास कर रहे हैं पहले पहुंच जाए। केसीसी चल ही रही है, 3 से 5 लाख कर दिया गया है। अल्पकालिक ऋण देता है ये, और राष्ट्रीय इसके यूरिया आपूर्ति हेतु क्या किया जा रहा है? नाम रूप में एक संयंत्र लगाया जा रहा है। ये पहला इंजन था। 4 इंजन बताए गए हैं। पहला कृषि, दूसरा एमएसएमई, तीसरा निवेश, चौथा निर्यात ना। ये पहला हो गया। दूसरे इंजन पे हम बात करें क्या क्या घोषणा की, जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं उन्हीं को हम बता रहे हैं। दूसरी कौन सी योजना है? एमएसएमई। एमएसएमई को हिंदी में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग कहा जाता है। एमएसएमई ये दूसरा इंजन है। ये कौन सा? ये दूसरा इंजन है। ठीक, भैया इसकी खासियत ये है कि ये देश का जो निर्यात होता है, निर्यात मतलब बेचना, अपने देश से जो दूसरे देश में सामान जाता है उसको, तो देश के निर्यात में इसका योगदान, देश के निर्यात में योगदान इसका जो है वो 45% है। ठीक, तो क्यों महत्वपूर्ण है? इसका जो वो बेस है वो चेंज किया गया है, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 होते हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम, 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। कैसे जानोगे कौन सा है? नहीं पता, तो वही जो परिवर्तन किया गया, पहले दूसरी परिभाषा थी, अब दूसरी परिभाषा बनाई गई है वही। इसमें पहला है निवेश, निवेश के आधार पर, और दूसरा है कारोबार, क्या कितना कारोबार कर रहा है। ठीक, तो निवेश में 2 पार्ट कर लीजिए, पहले अब,
इसमें भी दो पार्ट, पहले, ठीक। अब ऐसे बना लीजिए, इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। ये पहले, अब पहले, पहले सूक्ष्म उसको कहा जाता था, ठीक है। पहले का मतलब है आज के पहले, जब ये घोषणा हुई उसके पहले, ठीक है, आपसे ये लागू है। तो सूक्ष्म उसको पहले कहा जाता था जो 1 करोड़ का निवेश करता था। कितने का? 1 करोड़। यहाँ सिंपल भाषा में यहाँ समझ लीजिए, निवेश को 2.5 गुना चेंज किया गया है और कारोबार को 2 गुना चेंज किया गया है, ऐसे समझिए, ठीक। अब देखिए, पहले सूक्ष्म किसको कहते थे? 1 करोड़ जो लगाता था पूंजी, अब किसको कहोगे? 2.5 करोड़, ठीक है, 2.5 गुना चेंज कर दीजिए। तो सूक्ष्म उद्योग कौन कहा जाएगा? वो जो 2.5 करोड़ पूंजी के साथ अपना कारोबार शुरू कर रहा है, ठीक है। लघु किसको कहते थे? पहले जो 10 करोड़ पूंजी यूज करता था उसको, अब 2.5 गुना चेंज करिए, 25 करोड़। फिर अगला, पहले मध्यम वो होता था जो 50 करोड़ था, अब 125 करोड़ हो गया इतना। अब इसमें आ जाते हैं कारोबार। 5 करोड़ पहले, 25 करोड़ और 250 करोड़, इसका दुगना करिए, 10 करोड़। अब इसका दुगना करिए, 50 करोड़ और इसका दुगना करिए, 500 करोड़, ठीक। अब समझिए क्या है, सूक्ष्म उद्योगी वे हैं जो 2.5 करोड़ निवेश करें और 10 करोड़ का कारोबार करें, वो सूक्ष्म उद्योग कह रहे हैं। परिभाषा बनेगी अब नई वाली। पुरानी वाली क्या था? 1 करोड़ निवेश करें और 5 करोड़ का कारोबार करें। अब 2.5 करोड़ निवेश करें और 10 करोड़ का कारोबार करें, वो सूक्ष्म कहलाएंगे, ठीक। मध्यम उद्योग, लघु उद्योग है जो 25 करोड़ निवेश करें और 50 करोड़ का कारोबार करें, तो उनको, ठीक है। और मध्यम वे हैं जो 125 करोड़ निवेश करें और 550 करोड़ का कारोबार करें, वो मध्यम उद्योग कहलाते हैं। उद्योग समझ में आया? परिभाषा चेंज हुई है तो महत्वपूर्ण पॉइंट है। हो गया। अगला किया गया है, एक स्टार्टअप होता है। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया। जो सूक्ष्म स्टार्टअप होते थे उनको 10 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 20। स्टार्टअप जानते हैं क्या? नहीं। स्टार्टअप ऐसी कोई भी तकनीक या व्यवस्था जिसके तहत किसी कार्य को नए तरीके से या नई तकनीक के प्रयोग द्वारा आसानी से किया जाता है, उसे स्टार्टअप कहते हैं, जिससे रोजगार सृजन होता है, ठीक है। तो कोई काम है उसी को नई तरीके से, अपने तरीके से करिए, तो वही स्टार्टअप कहलाता है, ठीक। अगला है उद्यम पोर्टल, एक चला था, जानते हैं, जिसपे ई श्रम कार्ड बन रहा था, उसका नाम क्या था? उद्यम पोर्टल। वहां पे ये बताया गया है जो पंजीकृत सूक्ष्म उद्योग है उनकी सीमा 5 लाख है। कितनी है? हाँ, सूक्ष्म उद्यम की सीमा 5 लाख, ठीक है। जो सूक्ष्म उद्यम इस पे उद्यम पोर्टल पे पंजीकृत हैं, बात इसको समझिए, कह रहा है कि जो सूक्ष्म उद्यम है किस पे? उद्यम पोर्टल पे सीमित हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनको 5 लाख का क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएगी सरकार। ये जब चाहे 5 लाख ले लें, अपना काम करें और जमा कर दें। क्रेडिट कार्ड जानते हैं, वही उपलब्ध कराएगी। 5 लाख का विशेष अनुकूलित क्रेडिट कार्ड,
ठीक है, ये हुआ 5 लाख तक का जारी होगा। कितने क्रेडिट कार्ड जारी होंगे? 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। मतलब समझ रहे हो इसका? एक क्रेडिट कार्ड में कितने पैसे निकाल सकते हो लेन देन का? 5 लाख का। और इस तरीके से कितने क्रेडिट कार्ड जारी होंगे? 10 लाख। किसके लिए? उद्यम पोर्टल पे जो सूक्ष्म उद्यम रजिस्टर है उनके लिए व्यवस्था की गई है। ठीक। एक योजना बहुत पहले चल रही है, पूर्वोदय योजना। इससे कई बार प्रश्न पूछा है गया है, लेकिन कोई जान ही नहीं पता है क्या। तो पूर्व के जो राज्य हैं उनका उदय कर दीजिए, तो उसी को पूर्वोदय कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्या है इसमें, कौन कौन राज्य शामिल है? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और बिहार। 5 राज्य ऐसे हैं। पूरब साइड देखिएगा, पूर्वोत्तर नहीं कह रहे हैं, मैं पूर्वोदय कह रहा हूँ। पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल ये सब हो जाएंगे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूर्वोदय की बात कर रहा हूँ, मतलब पूर्वोत्तर से पहले। ठीक है, ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनके लिए ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, इनका विकास करना है सरकार का, ये मकसद है इनका पास। तो यहाँ पे बिहार में एक वो मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। आप लोगों ने चर्चा खूब थी। एमएसएमई के तहत बिहार में क्या होगा? स्थापित हो गया है मखाना बोर्ड। मखाना जानते हो? हैं? मखाना जानते हो? मखाना आप लोग नहीं जानते? ओहो, वो पूजा वूजा में देखिए जो दही वही बनती है, उसके ऊपर एक गोल गोल टहलता रहता है, वही है मखाना। ठीक है, उसका, उसके बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? यहीं पे। एक और संस्थान बनाया गया है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय खाद्य उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान। और ये भी बिहार में ही है, बन रहा है, वो पटना में है। ठीक, सही है। ठीक है, ये हो गया। अगला है राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, शुरू किया गया है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, ये कैसे? तो एक योजना चल रही थी मेक इन इंडिया, जानते हो? ये 2014 में शुरू हुई थी। इसी में एमएसएमई को जोड़ दिया गया। ठीक है, ये मैं बार बार एमएसएमई बोल रहा हूं, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। सूक्ष्म उद्योग वो होते हैं जो 2.5 करोड़ निवेश करते हैं, 10 करोड़ का कारोबार करते हैं। मध्यम उद्योग 25 करोड़ निवेश करेंगे और 2.5 करोड़, 50 करोड़ का कारोबार करेंगे। मध्यम 125 करोड़ निवेश करेंगे और 500 करोड़ का कारोबार करेंगे, वो कहलाते हैं। इन्हीं को शॉर्टकट में एमएसएमई कहा जाता है। ठीक है, उद्योग के क्षेत्र में। और ये पूरे एमएसएमई मिलके भारत के जो निर्यात होता है उसका लगभग आधा, 45% अकेले सहयोग करते हैं। इसलिए ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, देश को विकसित करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक, तीसरे इंजन पे आते हैं निवेश पे। इसको मिटा दे, जल्दी करिए।
निवेश का मतलब जानते हैं आप लोग? हाँ, कहीं पर पूंजी श्रम का को लगाना ही निवेश कहलाता है। जैसे आप लोग गांव समाज के हैं, खेती करते हैं, धान लगाने गए, तो अगर आपका खेत है, खुद लगा रहे हैं, तो आपने क्या किया? श्रम निवेश कर दिया। पूरा दिन मेहनत किए ना, तो मेहनत तो लगी, वो निवेश हो गया उसमें। अब बाद में उत्पादन होगा, पैदा होगा। जिस अनुपात में आप मेहनत करेंगे उसी अनुपात में उत्पादन होगा। ठीक है? या आपका खेत नहीं है, तो आप पैसे दे के लगवा रहे हो, पैसे दे के लगवा रहे हो, तो ये जो पैसा लगा, ये निवेश हुआ। जिस अनुपात में पैसे लगा के आप उसको करेंगे खेती, उसी अनुपात में उत्पादन होगा। तो कम निवेश पे कम उत्पादन, अधिक निवेश अधिक उत्पादन। तो निवेश का मतलब होता है किसी कार्य में पैसे या अपनी ऊर्जा या क्षमता को लगाना। ऊर्जा, क्षमता, वृद्धि, विवेक, दिमाग, ये सब लगाना क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। ठीक है? जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, बैठ रहे, यहाँ कॉपी, पेन, समय और ऊर्जा, सारी चीजें खर्च कर रहे हो ना, ये सारी चीजें निवेश कर रहे हो। इससे क्या होगा? निवेश करोगे, बाद में उत्पादन होगा। अगर जॉब लगे, उत्पादन पूरा हुआ। ठीक, तो इसलिए ये सब किया जा रहा है। तीसरे इंजन पे बात करते हैं, कौन सा है? निवेश। ये तीसरा इंजन है सरकार का। बिना इंजन के देश नहीं चल पाएगा, तो वो अपने चारों इंजनों को ठीक कर रहा है। इन्होंने कहा 3 जगह निवेश करिए, लोगों में, अर्थव्यवस्था में और नवाचार में। ठीक, लोगों में है, लोगो लिखिए। लोगो लिख दोगे तो वो जो किसी का किताब उताब का कंपनी होती है, उसको कहते हैं लोगो, जो अपना स्पेशल बनाती है। अब सरकार कैसे निवेश करना चाहती है? लोगों में निवेश कैसे होगा? तो सरकार का कहना है या हम लोगों का मानना है कि निवेश लोगों में ऐसे होगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, वो पोषण युक्त हो, कुपोषण युक्त ना हो, शरीर स्वस्थ हो। जब शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगी तभी तो कार्य कर पाएंगे। तो लोगों में निवेश किया जाए ताकि वे स्वस्थ और व्यवस्थित रहें, मानसिक स्वस्थ, शारीरिक स्वस्थ, हर रूप से स्वस्थ रहें। ठीक है, कार्य करने की क्षमता उसमें रहे। दूसरा है अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में निवेश करेंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि आर्थिक, आर्थिक मतलब पैसा, हम लोगों के पास जितना होगा हम उतने मजबूत होंगे। तीसरा है नवाचार। अर्थव्यवस्था हमारी तभी मजबूत होगी जब हम रोज नए नए चीजें खोजेंगे, नई नई तकनीकियों के द्वारा अपना कार्य करेंगे, तब वो हो जाएगा नवाचार। जैसे शुरू शुरू में देखिए सब सेठा के से नकल लिखते थे, फिर धीरे धीरे राड आया, अब एक से एक अच्छी से अच्छी कलमें आ रही हैं, इसके बाद और अच्छी आएंगी। ठीक, ये नवाचार और तकनीक के द्वारा ही। इसके पहले हम लोग चाक से पढ़ते थे बोर्ड पे, फिर धीरे धीरे बोर्ड आया, स्मार्ट बोर्ड आया, अब स्मार्ट बोर्ड आने लगे, व्हाइट बोर्ड आया, ये सब चीजें धीरे धीरे तकनीक विकसित की जा रही है। इन तीनों में सरकार निवेश करेगी अपना, निवेश मतलब पैसे यूज करेगी जिससे इनमें इनको और अच्छा बनाया जा सके। ठीक है, इसके तहत अब करेगी क्या? तो अगले 5 वर्ष में जो आने वाले हैं, अगले मतलब जो आने वाले हैं, अगले 5 वर्षों में सरकार सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिकरिंग लैब बनाएगी, ATL, अटल टिकरिंग लैब, ये बनाएंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बच्चों को शुरू से ही उनके कौशल विकास का प्रयास किया जाएगा। ठीक है,
जब शुरू से वो जो पढ़ रहे हैं उसको अपने कार्य व्यवहार में प्रयोग करना सीखेंगे और साथ साथ कुछ इनकम का प्रयास करेंगे, वही है, ठीक है, और नई नई चीजों को खोजेंगे वो अपनी तरफ से, वही है एटीएल के तहत। और कहा गया है 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। ये सब क्यों हो रहा है? ये भी लोगों में निवेश हो रहा है। कैसे? अटल टिकरिंग लैब से लोगों के दिमाग को ऐसा चेंज किया जाएगा कि वो उसी दिशा में सोचें, कुछ नया सोचें, ठीक है, नया सोचेंगे नवाचार भी हो जाएगा। और उत्कृष्टता केंद्र में भी वही किया जाएगा। अगला योजना ये है कि मेक फॉर इंडिया और तथा मेक फॉरवर्ड, ये चलाया जाएगा। इसके तहत युवाओं को, जो युवा हैं उनको उत्साहित किया जाएगा कि आप कुछ नया बनाइए या कुछ बनाइए जो किसके लिए हो, भारत के लिए हो, साथ साथ किसके लिए हो, विश्व के लिए हो। जब विश्व के लिए बनाएंगे या भारत से ज्यादा होगा तो हम निर्यात करेंगे, निर्यात करेंगे तो हमको पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, देश मजबूत होगा, देश मजबूत होंगे तो हम लोग मजबूत होंगे। ठीक, ये व्यवस्था की गई है। तो युवा को सुसज्जित किया जाएगा। ठीक, युवाओं को सुसज्जित करने का प्रयास है। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, देश के लिए बनाओ और विश्व के लिए बनाओ, इसका मतलब यही हुआ। अगला है एआई, जानते हो? 3 उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। ये सब बजट में घोषणा हुई है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, सब बजट में सरकार ने बताया हम ये करने वाले हैं। अच्छा, बजट जो होता है वो 3 साल के लिए होता है। पिछले साल हमने किया क्या, अब की क्या करना चाहते हैं, और अगले साल का प्लान क्या है। 3 साल का बजट होता है। जो 1 साल के लिए हम लोग देखते हैं वो वास्तविक रूप से 3 साल। पिछले साल हमने क्या पाया, अब की क्या लक्ष्य है, अगली बार प्रयास क्या है, ये 3 चीजों को मिला के तब बनता है बजट, 1 साल का नहीं होता। तो वही सरकार ने ये सब रखे हैं कि हमको ये करना है अगली बार, ठीक है, ये हो गया। तो 3 उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। एक उत्कृष्टता केंद्र के लिए 500 करोड़ का निवेश होगा। एक उत्कृष्टता केंद्र के लिए 500 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ये जो उत्कृष्टता केंद्र हैं ये 2023 में घोषित हुए हैं। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब होता है मशीनों के द्वारा, तकनीक द्वारा। देखिए हम लोगों को चेहरा वगैरह फर्जी बना दे रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, वही है। इसके बाद सरकार ने कहा है कि हम एक भारतीय भाषा पुस्तक योजना लागू करेंगे। क्या? भारतीय भाषा पुस्तक योजना। इसको पढ़ने के बाद खुद ही समझ में आ रहा है, कुछ पुस्तकें ऐसी होंगी, देखिए पुस्तकें हैं, पुस्तकों को डिजिटल रूप से संरचित डाल दिया जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है, और क्या होगा, ये लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो एक इस योजना के तहत पुस्तकों को डिजिटल रूप से प्रसारित किया जाएगा और लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। ठीक, तो ऑनलाइन किया जाएगा, सीधी सी बात है, किसी उसके तहत। क्यों चलाई गई हैं? पुस्तकों को डिजिटली उपलब्ध कराने में। ठीक, एक अपने यहाँ पानी वाला चल रहा है, जल जीवन मिशन, क्या नाम है उसका, कब से चल रहा है? 2019 से चल रहा है। इस 5 साल के लिए था, 24 तक, लेकिन इसको बढ़ा के 2028 तक कर दिया गया।
ठीक, 2028 तक किया गया। लक्ष्य क्या क्या रखे गए हैं, ये चीजें देखना होगा। तो एक शहरी चुनौती निधि बनाई जाएगी। ये 1 लाख करोड़ की होगी। शहरों में बाढ़, कोई दिक्कत, जाम, ये सारी समस्याएं जो होती हैं उसे निपटने के लिए चुनौती, शहरी चुनौती निधि 1 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है। अगला लक्ष्य ये है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा जानते हो? हाँ, परमाणु ऊर्जा मतलब परमाणु जो होते हैं यूरेनियम, थोरियम, उनके द्वारा बिजली का उत्पादन। ठीक है। अभी देखिए तो 1.7% कुल बिजली का हम लोग उत्पादित कर रहे हैं। 2.5% का लक्ष्य है 2047 तक। तो 100 गीगावाट हम लोग चाहते हैं कि ये उत्पादित होने लगे। किससे? परमाणु से। ठीक है। 20,000 करोड़ परिव्यय के साथ परमाणु ऊर्जा मिशन चलेगा। ठीक है। परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित होगा। कितने? 20,000 करोड़ का। एक एक इंजन को देखिए सरकार कितने बढ़िया व्यवस्थित कर रही है। चारों इंजन चले, चारों चक्के हमारे आसानी से बहुत तेजी चले और हमारा देश बहुत तेजी से विकसित हो। फिर 25,000 करोड़ से के परिव्यय के साथ समुद्री विकास निधि बनाई जाएगी, स्थापित होगी। ठीक, ये 25,000 करोड़ की होगी। एक योजना है ज्ञान भारतम योजना। ठीक है। ज्ञान भारतम योजना क्या उद्देश्य है, क्यों चलाई जा रही है? 1 लाख करोड़ भैया, 1 करोड़ से अधिक। इसमें क्या होगा? 1 करोड़ से अधिक किताबें जानते हो? किताबें और जो हाथ से लिखी गई उनको क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहा जाता है। इस योजना के तहत 1 लाख पांडुलिपियों को संरक्षित किया जाएगा। 1 लाख पांडुलिपियां शामिल हैं इसमें, इस योजना के तहत शामिल की जाएंगी ना, उनको संरक्षित किया जाएगा, ये मतलब हुआ इसका। और एक और है, जीन बैंक स्थापित किया जा रहा है। एक जीन बैंक बनेगा जिसमें 10 लाख जर्म प्लाज्म होंगे। ठीक है। जर्म प्लाज्म क्या है? जो छोटे छोटे जीव जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, ये रोग फैलाते हैं, उनको जर्म कहते हैं। ठीक है। जर्म प्लाज्म स्थापित हो जाएगा। ये हमारा तीसरा इंजन है। सरकार ने इतने प्रयास किए हैं। 3 जगहों पे निवेश करेगा, लोग में, अर्थव्यवस्था में और नवाचार में। वो अपना निवेश करेगा, चाहे स्वास्थ्य द्वारा, कौशल द्वारा, किसी भी तरीके से लोगों की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करेगा। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, नवाचार होगा, नई नई खोजें होंगी। ठीक है। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितने? 50,000 ATL अटल टिकरिंग लैब स्थापित हो जाएंगे। 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड के लिए युवाओं को उत्साहित किया जाएगा। ठीक है। एआई संबंधित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
और एक केंद्र के लिए 500 करोड़ खर्च करने की योजना है। फिर भारतीय भाषा पुस्तक योजना है, इसमें पुस्तकों को डिजिटली लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा कि जब जो चाहे उसको बिना हार्ड कॉपी के ऑनलाइन पढ़ सके, ये डिजिटली उपलब्ध हो गया। जल जीवन मिशन 2019 से 24 तक था, उसको 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 2028 तक ये कर दिया गया। शहरी कौशल चुनौती जो है, शहरी चुनौती निधि स्थापित होगी, 1 लाख करोड़ की होगी। 2047 तक हम लोग 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखे हुए हैं। 20,000 करोड़ के परमाणु ऊर्जा निधि स्थापित होगी। 25,000 करोड़ के साथ समुद्री विकास निधि स्थापित होगी। ज्ञान भारतम योजना के तहत 1 लाख पांडुलिपियों को संरक्षित किया जाएगा और एक जीन बैंक स्थापित होगी जिसमें 10 लाख जन्म प्लान शामिल किए जाएंगे। ये हमारा तीसरा इंजन था, इसमें ये चीजें इतनी ये सब चीजें सरकार ने बताई है कि हमको करना है अगले साल। ठीक है, बता दें चौथा इंजन कौन सा है? हाँ, चौथा इंजन है निर्यात। निर्यात मतलब किसी चीज को बेचना, जो अपने देश से बाहर जाए उसको कहते हैं निर्यात। चौथा इंजन है निर्यात। तो निर्यात मतलब जानते हो, किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह बेचना। निर्यात करना मतलब बेचना और आयात करना मतलब लाना या खरीदना होता है। तो एक मिशन शुरू करेगी सरकार, निर्यात संवर्धन मिशन। संवर्धन मतलब क्या होता है? बढ़ाना होता है। निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार एक मिशन रहेगी, उसका नाम क्या होगा? निर्यात संवर्धन। एक वो स्थापित करेगा भारत ट्रेड नेट। ठीक है, भारत ट्रेड माने होता है व्यापार, ठीक, नेट मतलब ऑनलाइन नेट द्वारा। तो ये क्या करेगा भारत ट्रेड नेट? ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो भारत ट्रेड नेट अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु एक संरचना है, ये बनाई गई है कि व्यापार इसी के तहत होना चाहिए। और एक चीज किया, बीमा क्षेत्र जो होता है इसमें एफडीआई जो होती है, फॉरेन डिस्ट्रिक्ट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो होता है एफडीआई, इसको 74% से बढ़ाकर अब 100% कर दिया है। ठीक है, विदेशी निवेश जो है अब बीमा क्षेत्र में पूरा हो सकता है 100% पूर्णता। इसके पहले कितना था? 74%। ठीक है, और सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में राज्यों में निर्यात अनुकूल या निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया, राज्यों के लिए निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा 2025 में। राज्यों के लिए निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यों का सूचकांक जारी किया जाएगा कि कहाँ पैसा आप लगाइए या फैक्ट्री या कुछ स्थापित करिए, आपको कोई दिक्कत या नुकसान नहीं होगा, तो वो क्रमबद्ध रूप से जारी करेंगे। यही सूचकांक है। ठीक है, नीति आयोग के तहत। एक महत्वपूर्ण अगला है, जो वेतन भोगी हैं, भोगी कर्मचारी हैं, इनके लिए इनकी इनकी जो आय है, इनकी आय जो है वो 12 लाख तक कर मुक्त है। ठीक, मतलब 12 लाख तक अगर इनकी इनकम है तो इनको 1 रुपये कर नहीं देना होगा।
75,000 इनको मिलती है मानक कटौती। मानक कटौती कितनी है? मानक कटौती है 75,000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कर्मचारी 12,75,000 रुपए वार्षिक इनकम है तो उसको कर नहीं देना होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट होता है। बाहरी लोग जो जिनको नहीं है, जो जॉब में नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता कि इतने पैसे पे टैक्स नहीं देना होता। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ, क्योंकि हम लोग उसमें हैं तो हम लोग झेलते हैं, तो हम लोगों को पता है कैसे टैक्स लेती है सरकार। ठीक, ये स्लैब बनाया है, 7 स्लैब बनाए हैं। अभी तक 5-6 होते थे, अब की बार सरकार ने कितने स्लैब बना दिए? 7 स्लैब। तो पहले क्या था? 2.5 लाख पर 1 रुपए टैक्स नहीं था। फिर 5 लाख तक 5% था, 8 लाख तक 10% था। हम लोग अब की बार टैक्स में आने वाले थे, बच गए। 12,75,000 तक अभी 1-2 साल बचे रहेंगे, उसके बाद टैक्स में आ जाएंगे। तो कैसे लगाती है सरकार? अब आपको यहाँ दिख रहा है 12,75,000 अगर वार्षिक इनकम है, मतलब मोटा मोटा अगर 1,06,000 या 7,000 वार्षिक इनकम है आपकी, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन कठिन ये नहीं है, कठिन अगला है, उसी को समझिए। आपकी इनकम कितनी है? मान लीजिए 12,75,000 साल भर की है ना। अब थोड़ी सी और बढ़ गई, 12,80,000 हो गई या 13 लाख हो गई, तो कितना टैक्स देना चाहिए? 25,000 देना चाहिए? नहीं, सरकार का नियम आप समझिए। अब यहां से पार हो गए ना 12,75,000, अब यहां आ जाइए। 4 लाख तक आपको 0% टैक्स। ठीक है, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25%, और 24 लाख से अधिक तब 30%। ठीक, टेक्निक समझिएगा। 12,75,000 तक 1 रुपए नहीं देने पड़ रहा है ना, लेकिन 13 लाख पे देखिए आपको टैक्स कितना देना पड़ रहा है। तो 13 लाख जैसे हुआ तो आप पहुंच गए कहां? 4 लाख तक। 4 लाख पे आपका 0 हो गया। फिर 4 से 8 लाख, मतलब 4 लाख फिर बढ़ा ना, तो 4 लाख पे, अगले 4 लाख पे आपको 5% देना होगा, मतलब यहाँ कितना देना होगा? 20,000। ठीक, 8 लाख से ऊपर 12 लाख तक आपको कितना देना है? 10%, तो 40,000। 4 लाख फिर हुआ ना, 10% निकालोगे 40,000 हो गया। अब 12 लाख से जो 1 लाख और बढ़ा, 13 लाख, 1 लाख ज्यादा हो रहा है ना, 1 लाख पे कितना? 15%, तो 15,000 हो गया। जोड़ दीजिए, 40, 20, 60, 75,000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 12,75,000 तक कमा रहे हैं एक साल में, तो आपको इसको टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप 13 लाख कमा रहे हैं तो आपको 75,000 वार्षिक टैक्स दे देना होगा। समझ आ रही? पहले हम लोग सोचते थे कि 12 लाख से 75,000 जितना ज्यादा होगा उसी टैक्स देना होगा। नहीं, जैसे ही ज्यादा हुआ हम 4 लाख पे वापस आ जाते हैं। ये 7 स्लैब बनाए हैं सरकार ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसी में कोई दे के और ये परसेंट रख के मिलवा सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्लैब है। पूछ सकता है कितने स्लैब निर्माण किए हैं। ठीक है, हाँ, कितने तक कर मुक्त है आय सरकारी कर्मचारियों के? 4 इंजन थे सरकार के। ठीक, अब सरकार के डाटा पे आते हैं। तो राजकोषीय घाटा होता है एक। इसके बाद ये 4 इंजन खत्म हो गए हैं। अब बजट पे आते हैं। राजकोषीय घाटा जो है ये अब घट के कितना हो गया? 4 जीडीपी का 4.8%। अब समस्या यहाँ ये होगी कि जो करंट पढ़ रहा है उसको राजकोषीय घाटा पता ही नहीं किसको कहते हैं। तो ये है भैया करंट, चुपचाप याद कर लीजिए। जब इकोनॉमिक्स मिलेंगे तो बताएंगे क्या है राजकोषीय घाटा। ठीक है,
इसी तरीके से एक होता है राजस्व घाटा। ये जो है जीडीपी का 1.5% है। राजस्व घाटा मतलब सरकार जितना कमा रही है, जितना खर्च कर रही है, ठीक है, तो उसका खर्च ज्यादा है। जब आदमी का खर्च ज्यादा होगा, कमाई कम होगी, तो वो कौन सा राजस्व घाटा होगा। ठीक है, तो सरकार कितना खर्च ज्यादा खर्च कर रही है, इसलिए राजस्व घाटे में। राजकोषीय घाटा मतलब जो बैंक बैंक रुपए का निर्माण कर रहे हैं, वो जितना निर्माण कर रहे हैं, जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा निर्मित करना पड़ रहा है, तो वहां घाटे में है। या सिंपल भाषा में समझिए कि राजकोषीय घाटा में अगर हम प्राथमिक घाटे में से अगर प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान जो हम उधार लिए हैं, हमारा देश उसका ब्याज दे रहा है, अगर प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, राजकोषीय घाटा। और अगर राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान हम लोग घटा दें तो हमको प्राथमिक घाटा मिल जाता है। ब्याज भुगतान क्या है, जैसे हम लोग उधार लेते हैं तो हमको ब्याज देना पड़ता है, वही ब्याज भुगतान है। विदेशियों से हम लोगों ने उधार लिया है, अब की बार हम लोग विदेशियों को ऋण भी देने के प्रयास में है, तो घोषणा हुई है 4,000 कुछ करोड़ की घोषणा हुई है, जिसमें हम सबसे ज्यादा ऋण किसको देंगे, नेपाल को देने वाले हैं। ठीक है, तो ऋण देंगे तो हमको ब्याज मिलेगा, तो कहीं हम भी ब्याज दे रहे हैं तो हमको ब्याज मिलना शुरू होगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। ठीक है, प्राथमिक घाटा 1997-98 शुरू किया गया है, ये प्राथमिक घाटा। ठीक है, अगला है प्राथमिक घाटा। इसकी शुरुआत 1997-98, उसके पहले ये नहीं होता था, और इसको बताया गया है कि जीडीपी का 0.8% है ये। ठीक है, प्राथमिक घाटा कैसे निकालोगे, राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटा दीजिए, प्राथमिक घाटा मिल जाता है। ये सूत्र भी पूछा जाता है, प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ठीक, अब जैसे एक होता है व्यय, एक होता है आय। अभी आपसे पूछा जाए कि आपके खर्च कहाँ कहाँ है, किन मदों पे ज्यादा खर्च करते हैं, या आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, ये दो चीजें जो होती हैं, इसी को आय व्यय कहा जाता है। इतना समझ में आया। सिंपल भाषा में चौथा इंजन जो है वो देश के विकास के लिए निर्यात को बढ़ावा देगा। भारत ट्रेडनेट एक ऐप है या योजना समझ लीजिए, जो क्या करेगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देगा। अगला क्या है, 2025 तक राज्यों के लिए एक सूचकांक जारी किया जाए, जिसमें निवेश कहाँ आसान है कहाँ कठिन है, ये होगा। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए क्या हुआ, 12,75,000 तक की टोटल इनकम कर मुक्त कर दी गई। लेकिन 12,75,000 से अगर आपका ज्यादा होता है तो 7 स्लैब में आपको जाना होगा, जिस अनुपात में इनकम होगी उसी अनुपात में आपको कर देना पड़ेगा। ठीक है, अगला है राजकोषीय घाटा, जीडीपी का 4.8% बचा हुआ है, राजस्व घाटा 1.5% बचा हुआ है, प्राथमिक घाटा 0.8% बचा हुआ है जीडीपी का। प्राथमिक घाटा को निकालने के लिए राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटा देंगे, प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। ठीक, पेपर का स्तर बढ़ रहा है, देख लीजिए, अधीनस्थ से लेकर हर परीक्षाओं में बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, जो नए बच्चों को लगता है क्या कर लेगा करंट, 10% योगदान है। ठीक, व्यय के स्रोत देखते हैं, सरकार अपना खर्च कहाँ करती है। ठीक, तो तीन ज्यादा वाले कहाँ है, या आपको मिलेगा रुपया आता है, रुपया जाता है, मतलब रुपया कहाँ से कमा रहे हो, रुपया कहाँ खर्च कर रहे हो, ये है। सबसे ज्यादा भारत का पैसा जो खर्च होता है वो राज्यों को हिस्से में दिया जाता है, राज्यों का हिस्सा, ये लगभग जो भारत का पैसा आ रहा है उसका 22% है। जैसे सरकार के पास 100 रुपए आए तो 22 रुपए वो किसको बांट देगा, राज्यों को दे देगा।
ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे है ब्याज अदायगी। ये 20% है। इसका मतलब समझ रहे हो, भारत ने इतना रुपया उधार लिया है कि भारत की जो इनकम है उसका 20% क्या जा रहा है, ब्याज के रूप में जा रहा है। ठीक। और विभिन्न योजनाएं चला रही है सरकार ना, तो योजनाओं में भारत का 16%, जैसे वृद्धा पेंशन या जल जीवन मिशन, मनरेगा, ये सारी योजनाएं चल रही है ना, इनमें सरकार का 16% या 16 पैसा, 1 रुपए 100 पैसे में 16 पैसा इस योजना में खर्च हो रहा है। ये व्यय के स्रोत है। अब आता कहां से है, आय के स्रोत देख लीजिएगा। किताबों में मिलेगा रुपया आता है, रुपया जाता है, हम इस तरह लिख रहे हैं। ठीक है। तो भारत का ये खर्चा कहां होता है। अब आने का स्रोत देखिए, तो भारत ने भी उधार दिया। ठीक है। तो भारत क्या कर रहा है, समझिए इसको। जैसे हम उधार तो लिए ही हैं, ब्याज तो दे ही रहे हैं, अब हमारा पूरा नहीं और उधार लेंगे। हम क्या करेंगे, और उधार लेंगे। तो भारत जो अपना खर्च पूरा कर रहा है वो उधार से। कैसे, उधार एवं अन्य देयताएं, इससे भारत अपना पैसा पूरा कर रहा है। 24% रुपए यहीं से आ रहा है। फिर आयकर, अभी जो टैक्स वाला स्लैब दिखाए, यहां से सरकार को पैसा मिल रहा है 22%। कितना। फिर उसके बाद एक जीएसटी सुने होंगे, यहां पे सरकार को 18% पैसा मिल रहा है। कितना होता है, 100 रुपए में 18 रुपए जीएसटी से प्राप्त हो रहा है। और इसके बाद निगम कर से इसको मिल रहा है 17%। ठीक। तो आवक जावक दिख रहा है पैसे का, पैसा आ कहां से रहा है, जा कहां से रहा है। अब सरकार ने किस किस विभाग को कितना पैसा, सबसे ज्यादा किस विभाग को दिया है, तो सरकार सर्वाधिक आवंटन देखते हैं। किस विभाग को सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है, या मंत्रालय को, तो सबसे ज्यादा पैसा रक्षा मंत्रालय को मिला है। किसको, रक्षा मंत्रालय को। नंबर 2 पे सड़क है, सड़क पे, सड़क परिवहन पे। नंबर 3 पे रेल को मिला है, रेलवे विभाग को। और नंबर 4 पे गृह मंत्रालय को मिला है। भारत सरकार ने सबसे ज्यादा पैसे किसको किसको दिए हैं। और इसमें किस मद पे खर्च किया है, प्रमुख मद पे। सरकार सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च करती है, मदों में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा देती है ये परिवहन पे, सबसे ज्यादा खर्च करती है। परिवहन मतलब वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना और ले जाना, सबसे ज्यादा सरकार परिवहन पे खर्च कर रही है। परिवहन हो गया। नंबर 2 रक्षा पे, नंबर 3 पेंशन पे, 4 पे ग्राम विकास। पेंशन पे सरकार बहुत पैसा ले रही है। और चौथा है ग्राम विकास पे। ये 4 जगह पे सरकार सबसे ज्यादा पैसे मद में, व्यक्तिगत जो उसका देखा जाए, ये मंत्रालय थे, ये मद है। ठीक है। अब प्रमुख योजना देख लें किसको मिला है। ये सब भैया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मिलवा सकता है किसको कितना आवंटन हुआ है, ये सारी चीजें कठिन करता है। सबसे ज्यादा पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना, करोड़ में कर दीजिएगा आगे सब में। ठीक है। इतना करोड़ मिला है इसको, पीएम गरीब कल्याण। ये जो राशन बट रहा है गरीबों को,
उसके तहत सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है। नंबर 2 पे है मनरेगा, इसको 86,000 करोड़ मिला, आगे सब में करोड़ लिख लीजिएगा। फिर जल जीवन मिशन, इसको मिला है 67,000 करोड़। और फिर पीएम किसान को, इसको मिला है 63,500 करोड़। ठीक है। अब जीडीपी जानते हो, भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? 6.4%। सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 9.2% है। ठीक है। अब अगला है, सरकार बता रही है भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ा हुआ है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, ये क्या होता है पहले तो ये जानिए। तो विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी रुपए डॉलर में कुछ पैसे या स्वर्ण रखे जाते हैं हम लोगों की, विषम परिस्थितियों में हम अपनी क्रेडिट को बनाकर अन्य देशों से जो हमको आयात निर्यात करना है वो हमारा चलता रहे। ठीक है। ये भारत का लगातार बढ़ रहा है, हो गया है 640.3 बिलियन डॉलर। ठीक है, इतना बढ़ा दिए। अब ये कितना है, तो जो हम उधार लिए हैं, जितना हम लोगों का उधार है उसका 90% है। 740 करोड़ के आसपास हम लोग उधार लिए हैं विदेशियों से रुपए। अगर हम उसको चुकाएं तो 90% हमारा कर्जा खत्म हो जाएगा। इतना हम लोगों का विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है, 90% कर्ज। ठीक है, अगर हम इसको चुकाना चाहें तो हमारा ये इससे खत्म हो सकता है। अब अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास है, ये तो भारत का, हाँ, सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास है, वो है चीन के पास। नंबर 2 पे जापान के पास, फिर स्विट्जरलैंड के पास, और भारत फिर चौथे नंबर पे भारत है। ये प्रश्न बन सकता है कि विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का कौन सा स्थान है, तो चौथा है। ठीक है। आरबीआई ने कुछ डाटा दिया है। आरबीआई जान रहे हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसने कहा है कि भारत की 2026 में हेडलाइन मुद्रा स्फीति कितनी होगी, 2.6%, नहीं 4.2%। एक और है IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं, इसने भारत की हेडलाइन मुद्रा स्फीति 2025 और 2026 में हेडलाइन मुद्रा स्फीति जो बताया है, क्रम से 2 वर्ष को बता दिया है। वो बताया है 4.4% और 4.1%। मतलब 25 में 4.4% रहेगी, 26 में 4.1% रहेगी। IMF ने यहां तक बताया है कि विश्व की विकास दर 2.3% रहेगी। ये सब डाटा है, इसको याद करने समझ में आ जाएगा। बहुत सबसे ज्यादा कठिन अर्थशास्त्र माना जाता है। अर्थशास्त्र में इतना डाटा होता है, इतना डाटा याद, और सब लगभग बराबर रहते हैं, तो सबसे कठिन चीज होती है। ठीक है। अब एक पॉइंट और, भारत का जो व्यापार हो रहा है
वो दो तरीके से हो रहा है, एक गंतव्य जा कहाँ रहा है, एक आवक या आयात। ठीक है, शेष आयातक। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ बेच रहे हैं, अमेरिका, यूएई, यूएई और नीदरलैंड को। और सबसे ज्यादा आ कहाँ रहा है, चीन से ला रहे हैं सामान। सबसे ज्यादा हम सामान बेच किसको रहे हैं, अमेरिका को, फिर संयुक्त अरब अमीरात को, फिर नीदरलैंड को। और सबसे ज्यादा खरीद कहाँ से रहे हैं, तो चीन से। चीन के बाद रूस से, फिर कहां से, यूएई से, और उसके बाद है अमेरिका चौथे नंबर पे, यूएसए। हो गया। ये था भारत का बजट से कुछ मुख्य पॉइंट जो हम निकाले थे। ठीक है, इसमें एक चीज वही बताया, जो विदेशियों को हमको ऋण देना सबसे ज्यादा किसको देंगे, नेपाल को देंगे। यहाँ पे दो चीजें हैं, जैसे बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, तो दो चीजें हैं, दो शब्द इसमें आते हैं, इसको देखिए। दो शब्द हैं, देखिए, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन। ठीक, व्यापार में हम खरीदें और बेचें। ठीक है, वस्तुओं को खरीद और बिक्री क्या है, हाँ, जैसे 10 कुंटल बेचे, 15 कुंटल खरीदे। ठीक, तो 5 कुंटल हम ज्यादा खरीद लिए ना, तो इसको कहेंगे व्यापार घाटा। जब हम ज्यादा खरीदेंगे कम बेचेंगे तो क्या, व्यापार घाटा। और ज्यादा बेचेंगे कम खरीदेंगे तब व्यापार अधिशेष। समझ रहे हो, ध्यान से देखिए, इसको टेक्निकल पॉइंट है। निर्यात ज्यादा हो, आयात कम हो, इसको कहते हैं व्यापार अधिशेष। और ये स्थिति कहाँ है, अमेरिका के साथ है हम लोगों की, हम लोग अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष में। ठीक है, और अगर आयात ज्यादा है और निर्यात कम है, आयात ज्यादा निर्यात कम, यहाँ आयात ज्यादा निर्यात कम है, तो हम व्यापार घाटे में हैं। और ये किसके साथ है, ये चीन के साथ है। ठीक, बात समझ में आई। तो यहाँ पे वस्तुओं का लेन देन हो रहा है। ठीक है, ये दूसरी चीज है, वस्तु प्लस सेवा। ठीक है, वहां पे हमने कुछ दिया और कुछ लिया, वो व्यापार था। हमने कुछ दिया, 10 कुंटल 20 कुंटल सामान, जाके आपके यहाँ कार्य कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो सेवा का भी मूल्य निर्धारित होगा। ठीक है, तो जब व्यापार और सेवा दोनों को मिला दोगे, तब जो हम व्यापार घाटा फायदा होगा उसको कहेंगे भुगतान संतुलन। और जब केवल व्यापार लेन देन होगा तब वो कहेगा व्यापार घाटा। बात समझ आ रही है, दोनों टेक्निकल है, नहीं दोनों एक ही लगता है। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन में अंतर क्या है, तो भुगतान में ये समझ लीजिए कि हम पैसे से भुगतान कर रहे हैं, व्यापार में केवल लेन देन कर रहे हैं, वस्तु को लेंगे और देंगे। तो अगर वस्तु ज्यादा ले रहे हैं, कम दे रहे हैं तो घाटा। ठीक है, और ज्यादा दे रहे हैं, कम ले रहे हैं तो फायदा। वो अमेरिका के साथ है और दूसरा वाला चीन के साथ। इसी तरह से व्यापार ज्यादा कर रहे हैं और सेवा भी ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, तो भुगतान संतुलन है। ये दो चीजें हैं। हो गया, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश का बजट। ये भारत का बजट था। ठीक है, अगले यही करेंगे।